यूक्रेन की आर्मी ने रशिया पर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया है और अब रशिया कभी भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज कर सकता है। 6 अगस्त को लगभग 1000 से ज्यादा यूक्रेनियन सोल्जर टैंक और हथियार लेके रशिया के बॉर्डर को पार करके लगभग 30 किलोमीटर तक अंदर घुस जाते हैं और रशिया के फ्लैग्स को उतार के उन्हें पैरों से कुचलना शुरू कर देते हैं और वहां पर यूक्रेनियन फ्लैग्स को फहराना शुरू कर देते हैं। इस पूरी चीज को यूक्रेनियन सोल्जर्स रिकॉर्ड भी करते हैं और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। रशियन लोग इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपने घर को छोड़कर भागना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और रशियन लोग रिक्वेस्ट करते हैं अपने प्रेसिडेंट पुतिन से कि वो उनकी रक्षा करे। Обращаемся к вам 6 числа на нашу землю. Зашли иностранные войска с натовской техникой. प्रेसिडेंट पुतिन अपने ऑफिस में मौजूद थे जब उनको इस चीज की खबर मिलती है। उसको सुनते ही पुतिन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसी वक्त हजारों की संख्या में रशियन सोल्जर को यूक्रेनियन आर्मी की तरफ भेज देते हैं। We have a close-up look at the remarkable advance by Ukraine's army into Russia. Troops began launching attacks across the border nearly 2 weeks ago, and they claim to control hundreds of square miles in the Kursk region. यूक्रेन का ये सरप्राइज अटैक इतना ज्यादा हैरान कर देने वाला था कि नेटो कंट्रीज के साथ साथ अमेरिका तक को इसकी कानों कान खबर नहीं मिली। लेकिन अब सभी कंट्रीज में इस चीज का डर बना हुआ है कि अब रशिया मजबूरी में एक न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज कर सकता है और एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकती है। मशहूर राइटर एनी जेकबसन ने अपनी बुक में लिखा है कि अगर एक न्यूक्लियर वॉर शुरू होती है कि सिर्फ 72 मिनट्स यानी 72 मिनट के अंदर दुनिया के लगभग 60% लोग मारे जाएंगे और जो लोग बच जाएंगे उन्हें सामना करना पड़ेगा एक भयंकर न्यूक्लियर विंटर का। क्या होगा अगर रशिया ने सचमुच अमेरिका पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया? अमेरिका के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ 72 मिनट्स के अंदर दुनिया के 60% लोगों को खत्म कर सकती है? और क्या है न्यूक्लियर विंटर जो कि न्यूक्लियर वॉर और न्यूक्लियर बॉम्ब से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है? ये सब समझेंगे आज के इस वीडियो में। रशिया के पास लगभग 5500 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिनमें से 1600 हमेशा फायर के लिए रेडी रहते हैं। मतलब एक ऑर्डर मिलते ही ये 1600 वेपन एक साथ फायर किए जा सकते हैं। लगभग इतने ही न्यूक्लियर वेपन अमेरिका के पास भी है और उनमें से भी 1600 वेपन हमेशा फायर के लिए रेडी रहते हैं। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था तब उसमें लगभग 2 लाख से ऊपर लोग मारे गए थे, जिनमें से 80,000 लोग तो बॉम्ब गिरने के तुरंत बाद मारे गए थे। लेकिन आज के न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी वाले बॉम्ब से 80 गुना ज्यादा खतरनाक है। जो कितनी तबाही मचा सकते हैं वो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। अगर हिरोशिमा और नागासाकी के लेवल का न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी पर गिराया जाता है तो कई गुना ज्यादा लोग मारे जाएंगे। उसका कारण ये है कि हिरोशिमा और नागासाकी में जितने भी घर थे वो कच्चे मटेरियल से बने हुए थे, तो मलबे में दबने की वजह से इतने लोगों की मौत नहीं हुई थी। दूसरा कारण ये है कि हिरोशिमा और नागासाकी आइलैंड वाली जगह थी, जिसकी वजह से रेडिएशन मेनलैंड तक नहीं पहुंचा। लेकिन अगर इसी लेवल का बॉम्ब अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी पर गिरता है तो आधे से ज्यादा लोग तो मलबे में दबने से ही मारे जाएंगे। बॉम्ब गिरने के सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर ही लगभग 1.5 किलोमीटर के एरिया में जितने भी लोग मौजूद होंगे वो इंस्टेंटली मारे जाएंगे। जो भी लोग इस ब्लास्ट को डायरेक्टली अपनी आंखों से देखेंगे उनकी आंखों की रोशनी चली जाएगी और लोगों के कानों के पर्दे तक फट जाएंगे। इस ब्लास्ट से इतनी ज्यादा खतरनाक हीट वेव निकलेगी कि आसपास में जितनी भी बिल्डिंग, कार वगैरह है वो तुरंत आग पकड़ लेंगी और एक एक करके गिरना शुरू हो जाएंगी। जो भी लोग बिल्डिंग्स के अंदर फंस चुके हैं वो उसी में फंस के मारे जाएंगे। न्यूक्लियर ब्लास्ट से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगी उसकी वजह से जितने भी सेल टावर्स हैं और जितने भी बिजली के टावर है सब खराब हो जाएंगे। मतलब ना तो बिजली का कनेक्शन बचेगा और ना ही मोबाइल का कोई कनेक्शन बचेगा और सिर्फ 1 घंटे के अंदर पूरे एरिया में रेडिएशन फैल जाएगा। इस हालात में डॉक्टर्स भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन में डायरेक्टली आपको कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता जिससे कि आप ठीक हो सको और जितना भी पूरा इलाका है वो आने वाले कई सालों तक रहने के लायक ही नहीं बचेगा। लेकिन अमेरिका पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराना इतना ईजी नहीं है क्योंकि अमेरिका के पास एक बड़ी कमाल की टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है सिबर्स। ये ऐसा सैटेलाइट्स का एक ग्रुप है जो स्पेस से हमेशा अमेरिका के जितने भी दुश्मन है और जिन भी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है उन पर हमेशा नजर बना के रखता है। ये सैटेलाइट्स मिसाइल से निकलने वाली हीट को डिटेक्ट करती है, जिससे इस चीज को बड़ी इजीली पता लगाया जा सकता है कि किस कंट्री की तरफ से मिसाइल फायर की गई है और फिर ग्राउंड पे बैठे हुए इनके एक्सपर्ट उस चीज से ये पता लगा सकते हैं कि ये मिसाइल कहाँ जाके गिरने वाली है। अगर ये एक न्यूक्लियर मिसाइल निकलती है तो अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास 6 मिनट का टाइम होता है ये डिसाइड करने के लिए कि उन्हें बदले में न्यूक्लियर वेपन फायर करना है या नहीं। इस टेक्नोलॉजी का यूज करके अमेरिका हवा में भी मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है जिसके चांसेस 50% तक है।
इसके अलावा ये इतना इजी नहीं है कि पुतिन ने बोल दिया कि न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर दो और उनकी आर्मी लॉन्च कर देगी। पुतिन हमेशा अपने पास एक ऐसा बैग रखते हैं जिसको चेगेट भी बोलते हैं। इसमें न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च करने के ऑर्डर्स होते हैं। तो अगर पुतिन को कभी भी कोई न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करवानी हुई तो ये ऑर्डर्स उनकी सेंट्रल डिफेंस कमांड के पास भेज दिए जाते हैं। आगे ये ऑर्डर्स उनके जनरल ऑफिसर्स के पास जाते हैं और फिर इस जनरल स्टाफ की तरफ से आगे कमांडर्स को ऑर्डर्स दिए जाते हैं न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने के लिए। और अगर ये कमांडर्स चाहें तो इस ऑर्डर को मानने से इनकार भी कर सकते हैं, जैसे बोरिस येल्त्सिन नाम के इस इंसान ने किया था। 1995 में रशिया को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उनके ऊपर अमेरिका ने कई न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर दिए। बदले में रशिया के प्रेसिडेंट भी ऑर्डर देते हैं न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने के लिए, लेकिन बोरिस इस ऑर्डर को मानने से मना कर देता है। बाद में पता चलता है कि अमेरिका की तरफ से कोई मिसाइल लॉन्च ही नहीं की गई थी और वो एक फॉल्स अलार्म था। ऐसे कई रीजन है जिनकी वजह से चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं कि रशिया अमेरिका के ऊपर कोई न्यूक्लियर मिसाइल से हमला कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद अगर न्यूक्लियर वॉर होती है तो बहुत भयंकर रिजल्ट सामने आएंगे। हवा में चारों तरफ रेडिएशन फैल जाएगा जिसकी वजह से लोगों को अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा। पानी में भी रेडिएशन होगा जिसकी वजह से पीने लायक पानी भी नहीं बचेगा। लोगों को मास्क लगाकर घूमना पड़ेगा। कई लोग रेडिएशन का शिकार हो जाएंगे जिसकी वजह से रेडिएशन और लोगों में फैलने का खतरा भी बना रहेगा और आने वाले कई सालों तक कोई भी फसल पैदा ही नहीं होगी। लेकिन इन सब चीजों से भी कई ज्यादा खतरनाक होगी न्यूक्लियर विंटर। एनी जेकब्सन ने अपनी बुक में लिखा था कि जो लोग जिंदा बच जाएंगे वो मरे हुए लोगों से जेलस फील करेंगे क्योंकि मरे हुए लोगों को न्यूक्लियर विंटर का सामना नहीं करना पड़ा। असल में न्यूक्लियर वॉर की वजह से इतनी ज्यादा धूल मिट्टी हमारे एनवायरनमेंट में फैल जाएगी कि उसकी वजह से हमारा पूरा सन कवर हो जाएगा और उसकी जो हीट है वो सरफेस तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी, जिसकी वजह से अर्थ पे टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा और चारों तरफ बर्फ जमना शुरू हो जाएगी। इस बर्फ की वजह से कोई भी फसल पैदा नहीं होगी और जो बचे कुछ पानी के सोर्सेज हैं वो भी जमना शुरू हो जाएंगे। मतलब ना खाने के लिए खाना होगा और ना पीने के लिए पानी होगा। शुरुआती कुछ रिसर्च में ये पता चला था कि ये न्यूक्लियर विंटर कुछ हफ्तों तक या फिर 1-2 साल तक ही रहेगी, लेकिन करंट रिसर्च से ये पता चलता है कि ये न्यूक्लियर विंटर 10 से 50 सालों तक रह सकती है। और ये सारे रिजल्ट तो सिर्फ एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं। न्यूक्लियर वॉर के रिजल्ट्स इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। उसके बावजूद भी आए दिन कई कंट्रीज के लीडर्स हैं जो एक दूसरे पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने की धमकी देते रहते हैं। आयरनी की बात यह है कि जिन बॉर्डर्स को लेकर न्यूक्लियर वॉर शुरू होगी, न्यूक्लियर वॉर के एंड होने तक वो बॉर्डर्स ही नहीं बचेंगे और जो लोग इस न्यूक्लियर वॉर को शुरू करेंगे हो सकता है वो भी पूरे तरीके से खत्म हो जाए इस वॉर में। बाकी तुम्हारे इस बारे में क्या थॉट्स है कमेंट्स में जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।